स्वागत है आपका न्यूज़ 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर की फलक पर नार्को टेररिज्म के बादल गहरे होते जा रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ अक्सर ऐसी खबरें सुनने और देखने को मिलती हैं कि एक बड़ा कंसाइनमेंट पुलिस ने जब्त किया, या तो सीमा पर या सीमा के इस तरफ, और इसका एक ही मकसद होता है कि जम्मू कश्मीर की जो युवा आबादी है उसको अपनी गिरफ्त में लेना, उसको नशे के शिकंजे में लेना, उसे नशे का आदी बनाना ताकि वो फिर किसी काम के लायक ना रह जाए। और नतीजा यह है कि जब नशे की लत किसी को पड़ जाती है तो वो उस नशे को लगातार लेते रहने की कोशिश में पैसों की जुगाड़ की फिराक में रहता है। और नशा ऐसा वैसा नहीं है कि नशे की वो चीजें बहुत सस्ती हों, बल्कि यहां तक उसकी कीमत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 1 ग्राम हेरोइन की कीमत कहीं 2000 तो कहीं 2500 तो कहीं 3000 रुपए तक में है। अब ऐसे में अंदाजा कीजिए कि जो युवा जो नशे की लत में खुद को कहीं ना कहीं बेकार करता जा रहा है, अगर ऐसे में उसे नशे की लत है तो वो उस नशे को हासिल करने के लिए पैसों का जुगाड़ कैसे करेगा, कहां से करेगा? जाहिर है चोरी करेगा, डकैती करेगा, धोखा देगा, और जब इसमें कहीं ना कहीं वो नाकाम होगा तो गुस्से से आपे से बाहर होकर हो सकता है किसी पर हमला कर दे। और ऐसा हो रहा है। खासतौर से साउथ कश्मीर में कई ऐसे वाकयात सामने आ गए हैं जहां पर अपनों का कत्ल किया गया है। इल्जाम लगे हैं कि अपने ने ही अपने को मारा, बेटे ने मां को मारा, बेटे ने बाप पर हमला किया, बेटे ने अपने दूसरे रिश्तेदारों पर हमला कर दिया, और पता यह चलता है कि उसे नशे की लत थी। तो सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर नशे की ये लत धीरे धीरे ये मकर जाल की तरह फैलती क्यों जा रही है और क्यों युवा इसका शिकार बनते जा रहे हैं? इसके पीछे का डिजाइन क्या है? हम सब जानते हैं कि सीमा पार से लगातार नशे की खेती, यहां नशे से खेती से मुराद नशे का प्रसार, फैलाव और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इसकी चंगुल में लेना, इसके शिकंजे में लेना, इसकी लगातार कोशिशें की जा रही हैं। और इसमें इसका साथी बन रहा है ड्रोन के जरिए से कंसाइनमेंट इधर से उधर होता है। एक बार यहां आने के बाद फिर वो कहीं भी किसी दूसरी तरह से भेजा जाता है। लेकिन आज सवाल इसी पर हम करेंगे कि आखिर इसकी गंभीरता को, ये कितनी बड़ी एक चुनौती है, इसे हम समझने में, या जम्मू कश्मीर की आवाम, वहां के लोग, वहां के युवा क्या समझने में कुछ गलती कर रहे हैं? क्या वो इसके मुज़िर असरात से, इसके डेंजरस इफेक्ट से नावाकिफ हैं? आखिर स्थिति क्यों ऐसी बिगड़ती जा रही है कि हर 5 में से 1 युवा नशे का आदी है? आज इसी खास विषय पर करेंगे चर्चा। बने रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ। तो इस नशे के प्रसार, फैलाव और इसके गिरफ्त और इसके शिकंजे को लेकर जो हालात बन रहे हैं, उसके बहुत सारे आंकड़े हैं जो हमारे खास मेहमान भी आपको देंगे, बताएंगे कि क्यों यह सब कुछ ऐसा होता जा रहा है। हम बिना वक्त गवाए पहले हम तमाम मेहमानों का आपसे तारुफ कराना चाहते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं फारूक रेंजू शाह जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे डॉक्टर शहनाज भट्ट जो इंचार्ज है जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है जम्मू में, उसकी। हमारे साथ सैयद मुज्तबा है जो सोशल एक्टिविस्ट है और लीगल एक्सपर्ट है, और कुछ देर में हमारे साथ होंगे डॉक्टर राकेश बंसल जो कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री GMC जम्मू के। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं सबसे पहले, चूंकि ये समाज से जुड़ा एक विषय है, तो फारूक रेंजू शाह जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि ये जो ड्रग्स का ये पूरा मामला है, जो इसका खेल है, ये किस तरह समाज की जड़ों को खोखला करता जा रहा है, खासतौर से किस तरह से ये युवाओं को अपनी चपेट में, अपने शिकंजे में ले रहा है? नफीस विशाल साहब, एक अच्छा टॉपिक आपने लिया है आज जी। और आपने खुद ही अपने जो तमहीदी अल्फाज थे उसमें आपने जो बताया कि नार्को इन्फ्लुएंस एंड इट्स टेरर कनेक्शन, जो इसका पॉलिटिकल और टेरर कनेक्शन बहुत जबरदस्त रहा है, और बहुत सारे मुहर्रिकात ने इसको एज अ टूल इस्तेमाल किया है जो यहाँ का यूथ है उनको न सिर्फ क्रिमिनलाइजेशन की तरफ ले जाए बल्कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिससे
उनके जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वो कंटिन्यू रूल करते रहे। तो अगर आप देखें यहां 700 साल बैन था कश्मीर में 1321 में से। न यहां मुसलमान शराब पीता था, न ड्रग्स लेता था, न नारकोटिक्स के साथ हाथ लगाता था, न यहां का हिंदू, न यहां का बुद्धिस्ट, न यहां का सरदार सिख। सो दिस वाज द जो एक सोसाइटी का एक कल्चर था और स्ट्रॉन्ग कल्चर था। 700 साल हिस्ट्री देख लीजिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1977 में पॉलिटिकल असेंबली ने यहां पे शराब को आम करवाया, एक बिल पास की जो कि फिर 80s से इसने इफेक्ट शुरू किया। 80s से अगर 90s तक आप देखें, 80 से 90 तक, तो इसने यूथ को जब इसको खुलेआम शराब और यहाँ का चर्स का व्यापार, नारकोटिक्स बहुत आम हो गया, ओपन, बिल्कुल एक स्टेटस सिंबल कहते अगर कोई चर्स का व्यापारी हो, आप देख ली। और वो पॉलिटिकल असेंबली में मेंबर भी हुआ करते थे। तो जब ऐसी सिचुएशन हुई तो 90 ने जन्म लिया। पहले 10 साल ये खुला रहा अंडर गवर्नमेंट असेंबली लॉ। 370 का अगर कोई फायदा उठाया गया है वो इसको खुलेआम करके उठाया गया। तो उसके बाद आप देख लीजिए कि उस सिचुएशन से आज तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो मुजफ्फराबाद रोड खोला गया, तो दैट टर्न जो एलओसी से ट्रेड बसों ट्रकों में हेरोइन आता रहा, नारकोटिक्स आता रहा, और यही कश्मीर हब बन गया सारे कंट्री को सप्लाई करने का। आप देख लीजिए कितना पकड़ा गया, नारकोटिक्स ट्रकें पकड़ी गई। सो आज ड्रोन्स इस्तेमाल होते हैं। ड्रोन्स के जरिए कंसाइनमेंट से जो आपने स्टार्ट में बोला, तो इसमें पर्पस क्या है? पर्पस न सिर्फ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ यूथ है बल्कि पर्पस पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ यूथ है। मैं इस पर सेकंड फेज में बाद में चर्चा करूंगा। फिलहाल पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कितनी बड़ी एक चुनौती बन चुकी है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शहनाज भट्ट, इंचार्ज जम्मू कश्मीर पुलिस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर की। डॉक्टर शहनाज, मेरा सवाल ये है कि ये जाहिर सी बात है कि डी एडिक्शन सेंटर्स जो है वो खुलते चले जा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बीमारी फैलती चली जा रही है। ये कितनी बड़ी बीमारी बन चुकी है और ये किस तरह से समाज को खोखला कर रही है? इसमें दिन ब दिन ये नंबर बढ़ ही रहा है जी। हाँ, ये इसमें एक फर्क आ गया है कि जो स्टिग्मा था ड्रग डी एडिक्शन और दूसरी मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेके एक टैबू था जिसमें लोग आगे आने से बहुत कतराते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इसमें हमें हेल्प सीख नहीं करनी चाहिए। हाँ, इस अवेयरनेस की वजह से लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन जो लोगों का जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी जो एज है उसमें कमी दिख रही है। शुरू में हमारे पास 17, 18, 20, 25, 30 साल के नौजवान आ रहे थे, लेकिन अभी पिछले 1-2 सालों में हम देख रहे हैं कि इवन हमारे पास एक पेशेंट आया जो 12 साल का था, एक लड़की आई जो 11 साल की थी, एंड शी वाज इनटू आईवी यूज ऑफ हेरोइन। तो बहुत ही एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे यूथ के लिए, कि अगर इसी तरह से नंबर बढ़ता गया तो आने वाला वक्त जो है हमारे पूरे मुल्क के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है, सैयद मुज्तबा भी हमारे साथ मौजूद है, सोशल एक्टिविस्ट और लीगल एक्सपर्ट भी हैं। मुज्तबा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये किस तरह से एक थ्रेट बन चुका है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो फैमिली सिस्टम था जहां पर रिश्तों की बहुत ज्यादा कद्र होती थी, उस रिश्ते पर भी इसने गहरी जरब लगाई है। बेटा शराब की लत में या नशे की लत में या ड्रग्स की लत में मां पर हमले करता है, बेटा बाप पर हाथ उठाता है, और ये हमले करने का और हाथ उठाने का मामला सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि कई मामलों में मतलब कत्ल तक हो चुके हैं। ये कैसे, मतलब क्या ये इतनी जड़ें पकड़ चुका है? क्यों, आखिर किन हालात में? देखिए, जब हम ड्रग अब्यूज या सब्सटेंस अब्यूज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। जैसे अभी फारूक साहब कह रहे थे, नार्को टेररिज्म का एक फैक्टर हो सकता है, बट देयर आर अदर फैक्टर्स जिन पे अभी आज मुझे लगता है कि बात होनी चाहिए। इसके रीजन सोशल रीजंस भी हो सकते हैं, इसके बायोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, एंड इसके साइको सोशल रीजंस भी हो सकते हैं। नहीं, रीजन पे मैं बात करूंगा, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूं कि ये कितनी बड़ी समस्या है, कितना बड़ा मसला ये बन गया है,
और इसको शायद उसका शायद समाज का हर शोबा शायद अभी समझ नहीं पा रहा है कि कितना बड़ा मसला और कितना ये संजीदा और गंभीर मसला है ये। देखिए, मैं आपके साथ एक लेटेस्ट जो राज्यसभा में हमारे एमपी ने एक डिस्क्लोज किया कि लाइक नाउ वी हैव अराउंड 1 मिलियन ऑफ यंग पॉपुलेशन जो इसमें एडिक्टेड है। सो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए जब हमारा एक 1 मिलियन पॉपुलेशन इसमें गिरफ्त हो चुका हो, मतलब 10 लाख जो 10 लाख, तो 10 लाख 10 अब ये भी समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें कि क्या 10 लाख ही एक एग्जैक्ट फिगर है, बट मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूं कि बहुत अंडरलाइनिंग इश्यूज या ऐसे भी लाइक नंबर हैं जिनको हम डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं, या जो ड्रग एडिक्शन सेंटर्स या पुलिस तक नहीं पहुंचते हैं, जो अपना डोजेज अपने घरों में ही लाइक कंट्रोल कर पाते हैं। सो 10 लाख का ये एग्जैक्ट फिगर नहीं हो सकता है, बट जब इस इश्यू को जब हम देखते हैं, इस चीज की वजह से हमारा जो फैमिली का स्ट्रक्चर था वो तहस नहस हो गया। और आप देख सकते हैं कि वेरी रिसेंटली एसएसपी श्रीनगर ने हमारे सामने एक रिपोर्ट रखा था कि 90% ऑफ श्रीनगर में जितने थेफ्ट केसेस हुए हैं पिछले 2-3 महीनों में, दैट वेर रिलेटेड टू सब्सटेंस अब्यूज इश्यूज। आपने अभी बात की कि लाइक एक 30 साल नौजवान अपनी मां को मार रहा है, या अनंतनाग से और एक न्यूज आई कि एक जुवेनाइल ने अपनी मां को मारा अपने दोस्त की हेल्प के जरिए से, और एक पहलगाम में आपने एक इंसिडेंट आप ही के जरिए से, मीडिया की रिपोर्टिंग के जरिए से हमें पता चला कि एक फर्द ने जो एक सब्सटेंस अब्यूजर था उसने पूरी फैमिली को कैसे मारा, बहुत सारे उसमें मर भी गए, बहुत सारे लाइक जख्मी भी हो गए। गर्ज ये कहने का है कि जब इतना वैक्यूम हो और इतना हमारी पॉपुलेशन इसमें गिरफ्त हो चुकी हो और इसके मल्टीपल रीजंस हैं, उस रीजंस को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और मैं रीजन पे आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। आप तमाम लोग रीजन के बारे में भी मुझे बताइए। पहले मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि जब तक बीमारी को हम बीमारी मान नहीं लेते हैं, और बड़ी बीमारी मान नहीं लेते, बल्कि बीमारी क्या, ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि कैंसर जैसा कोई बीमारी हो गई है, उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा। हमारे साथ डॉक्टर राकेश बंसल जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राकेश बंसल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? जी सुन पा रहा हूं जी। डॉक्टर राकेश, ये जो ड्रग अब्यूज है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, किसी खित्ते में ज्यादा, किसी खित्ते में कम, किसी जिले में ज्यादा, किसी जिले में कम, लेकिन ओवरऑल हम टोटलिटी में बात करें कि यूटी में जो ड्रग अब्यूज है, यानी इसके जो मतलब जो नेगेटिव शेड सब दिखाई देने लगे हैं, क्या ये एक न्यू नॉर्मल है बाकी राज्यों या बाकी शहरों की तरफ से, या फिर आपको लगने लगा है, या आपको लगता है कि ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति तक पहुंच रहा है? मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। एम्स दिल्ली में एक स्टडी कंडक्ट की ऑल ओवर इंडिया, ये कोरोना से जस्ट थोड़ा पहले हुई थी, और उसमें उन्होंने देखा कि डिफरेंट जो सब्सटेंस जो अब्यूज होते हैं, अल्कोहल, ओपियाइड्स हो गए, चिट्टा जिसको कहते हैं, या कैनाबिस, इनका सबकी स्टडीज उन्होंने की। डॉक्टर राकेश बंसल, मैं माजरत चाहता हूं, आपको रुकना पड़ेगा, आपकी वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ पा रही है। मेरे ख्याल से एक बार आप दोबारा कनेक्ट करें खुद को, तो कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। क्या कर रहे हो यार ये? और मैं फिर से जानना चाहता हूं इस सवाल को लेकर, डॉक्टर शहनाज आपके पास जानना चाहता हूं। डॉक्टर शहनाज, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो केसेस आपके पास आ रहे हैं, आपने बहुत ही एक गंभीर स्थिति बताई कि पहले 17, 18, 19 साल के ज्यादा ऐसे केसेस आते थे, लेकिन अब जो है 12, 13 साल के केसेस भी आ रहे हैं। आपने उन लोगों से बातें की होंगी, उनकी साइकोलॉजी को समझा होगा। आप नाम ना बताएं, जगह ना बताएं, लेकिन ये बताएं कि उनके मन में चलता क्या है, वो क्यों इसका शिकार हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? देखिए सर, एडिक्शन के जैसे मैं अभी मेंशन किया कि इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल हैं, साइकोसोशल हैं, फैमिली रिलेटेड बहुत से इश्यूज हैं। सबसे पहले एक तो पेयर प्रेशर है बहुत ज्यादा, उसके बाद फॉल्टी पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज हमारे दो एक्सट्रीम्स हैं, एक तो हमारी कुछ पेरेंट्स हैं जो बहुत ही अथॉरिटेरियन टाइप के पेरेंट्स हैं, जहाँ पे बहुत जोर जबरदस्ती है, सब आप थर्स्ट कर रहे हैं अपने आइडियाज को बच्चों पे, और आप उन्हें कोई मौका नहीं दे रहे अपनी बात करने का, आपके जो उनके अपनी जो ख्याल है उनको जाहिर करने का। तो इसकी वजह से बच्चा जो है बहुत प्रेशर में आ जाता है, बहुत स्ट्रेस होता है। उसके अलावा फैमिली में बहुत से अदर स्ट्रेसेस हैं, मतलब फॉर एग्जांपल पेरेंट्स के बीच में एक मैरिटल डिस्कार्ड है, फैमिली में रोल मॉडलिंग है, फादर एडिक्शन में है, अल्कोहलिक है, और उसकी वजह से फिजिकल असॉल्ट है घर में, इमोशनल ट्रॉमा है। तो ये बहुत से फैक्टर्स बनते हैं इसमें। दूसरा है बहुत परमिसिव टाइप ऑफ पेरेंटिंग है, माँ बाप बहुत ज्यादा बिजी हैं अपने करियर्स को लेके, और अपनी एब्सेंस को वो रिप्लेस कर रहे हैं विद एनफ मनी और अनसुपरवाइज्ड मनी, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। दूसरा इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
और दूसरा है ड्रग्स, दिस इज समथिंग गोइंग टू बी मॉरल वैल्यूज की कमी है, क्योंकि आज के जो बच्चों का स्लोगन है। डॉक्टर राकेश बंसल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। डॉक्टर राकेश बंसल, फर्स्ट टेक आपको लेना चाह रहा हूं कि ये ड्रग अब्यूज जम्मू कश्मीर के लिए कितना बड़ा कितनी बड़ी समस्या है। पहले तो आप हमें ये बताइए कि डू यू रिकॉग्नाइज दिस अ बिग इशू, अ बिग प्रॉब्लम, बिग सोशल प्रॉब्लम? यस इट इज। जैसे मैंने आपको कहा, सर्वे में जो हमने देखा कि अल्कोहल प्रेवलेंस जेएंडके में कंपैरेटिवली बाकी देश से कम है जी। लेकिन जो ओपीआई जिसको हम चिट्टा कहते हैं उसकी प्रेवलेंस अगर पूरे देश में 2.06 के आसपास थी तो जेएंडके में वो उससे डबल से भी शायद ज्यादा 4.9 के आसपास आती है, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन। अगर हम आईवी यूजर होते हैं जो ओपीआइड्स लेते हैं इंजेक्ट करके, अगर सिर्फ उनकी बात करें तो उस स्टडी में पाया गया था कि 25,000 से ज्यादा लोग आईवी यूज कर रहे हैं जेएंडके में। जो हम देख रहे हैं अपने डिडिक्शन सेंटर में, जैसे मैडम ने भी कहा, शायद ही कोई ऐसा एरिया हो जेएंडके का, चाहे जहां सड़क भी शायद नहीं पहुंचती, लेकिन वहां से हमें पेशेंट आ रहे हैं, तो शायद ये नशा फैल चुका है इस टाइम। और इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी स्टेट खासकर इसलिए क्योंकि हमारी स्टेट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए और ज्यादा इसका एंगल बन जाता है। जो टेररिज्म और उससे भी आप मेल जोड़ सकते सोच सकते हैं, लेकिन जो एक इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप देखें तो इंडिविजुअल लेवल पे इंसान को नशे से हर तरह से लॉस हो रहा है। फिजिकल लॉस, अगर आप सिर्फ सिगरेट की अगर मैं बात करूं तो उससे हर साल 8 लाख के करीब लोग इंडिया में उनकी डेथ हो रही है जी। ऐसे ही ओपीआई की बात करें, सडन डेथ बड़ी, अगर आप देखें हर जगह हम सुन लेते हैं उधर सडन डेथ होगी, उधर सडन डेथ होगी जब बच्चों में, तो उसका एक कारण भी ओपीआइड्स हो सकता है। इंजेक्टेबल ओपीआइड जब ओवरडोज हो जाती है तो उससे सडन डेथ होने का चांस रहता है। तो उनको फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको सोशल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टिग्मा आ रहा है, फैमिली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लीगल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है डॉक्टर बंसल, मैं आपके पास फिर आता हूं। मैं अब रुख करूंगा डॉक्टर माफ कीजिएगा फारूक रेंजू जी, फारूक रेंजू शाह हमारे साथ मौजूद है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब मैं इस पे आता हूं कि ये तो हमने सबने माना कि एक बहुत बड़ी समस्या है जो विकराल रूप लेती जा रही है, और ये एक तरह से मतलब समाज का कहने के हमसे कह सकते हैं कि शब्दावली उसे कर सकते हैं, समाज का कैंसर बनता जा रहा है, और जो फैमिली स्ट्रक्चर वो तब तबाह हो रहा है। अभी सैयद मुस्तफा जो सोशल एक्टिविस्ट उन्होंने बताया। मेरा सवाल रेंजू शाह जी ये है, फारूक रेंजू शाह जी, कि ये क्यों हो रहा है, ये इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? अभी डॉक्टर शहनाज ने कहा कि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, व्हाई दिस इज दिस इजीली अवेलेबल, हाउ इज दिस इजीली अवेलेबल? देखिए, ये बहुत ही मेरे ख्याल में शी इज राइट जी, शी इज राइट इन दिस सेंस कि जो मैंने पहले ही आपको बताया, जब मदर ऑफ ऑल ड्रग्स एंड हर इंटॉक्सिकेशन का जो मदर है, मंबा है, सोर्स है, वो वाइन, दिस अल्कोहल एंड ऑल, ये जब अवेलेबल हो बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, जब एक लेजिस्लेशन पास हुई है और इस पे कोई बैन नहीं है, मेरे ख्याल में देयर शुड बी ए इमरजेंसी टाइप ऑफ बैन्स ऑन ऑल इंटॉक्सिकेशन। शराब को बंद करे, आप वाइन को बंद करें, अल्कोहल बंद करें, ये और ये जो ड्रग्स का आपको इन्फ्लक्स है ज्यादा इज अ बॉर्डर स्टेट, और बॉर्डर स्टेट में बाज़ाब्ता जो अफगानिस्तान का ट्रेड भी इस वक्त हो रहा है, वो उनकी इकोनॉमी इस वक्त बिकॉज ऑफ दीज ड्रग्स नार्कोटिक्स है, तो वो पंप कर रहे हैं पाकिस्तान में भी, और पाकिस्तान से ये यहां इस बॉर्डर स्टेट में पहुंचता है। तो इसके लिए मैंने कहा कि यहां की पॉलिटिकल पार्टीज को एज ए प्रॉक्सी इस्तेमाल किया गया, जो एलओसी खोला गया। एलओसी वाज अ बिग कॉन्स्पिरेसी, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, और उसका पर्पस कुछ और नहीं था, ड्रग्स ट्रेड था, वो ड्रग्स के नाम पे। और जब इजी अवेलेबिलिटी, जो एक ऑफिसर है पुलिस डिपार्टमेंट की, एंड आई एग्री विद हिम और विद हर, एंड आई एग्री विद जो हमारे मुस्तफा साहब ने भी कहा, ही इज अ वेरी यंग लॉयर एज वेल एज ही हैज बीन वर्किंग। मुझे याद है जब इसने बिल भी हमने कहा था फ्रॉम कश्मीर सोसाइटी, और इसने पीआईएल भी फाइल की थी कि शराब बंद करे, और ये ड्रग्स का ऐसा
हीनियस बना लीजिए। यहाँ तो अब स्टैपिंग इंसिडेंट्स आप बडगाम देखिए, बडगाम सबसे बड़ा, मैं आई वाज आल्सो डिप्टी कमिश्नर ऑफ बडगाम, और मैंने सुमोटो एज अ डिप्टी कमिश्नर एक लगाया था कि इससे यहाँ पे हालात खराब होते हैं तो यहाँ बंद कर लीजिए। शराब भी मैंने बंद करवाया। फारूक जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं, और मुस्तफा जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं इसी सवाल को लेकर के, जो अभी एक बात आई कि इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ दिस ऑल ड्रग्स एंड अदर्स, और दूसरा ये कि डॉक्टर अब जो कह रही थी शहनाज भट्ट की ये अलग अलग फैमिली के जो स्टिग्मास हैं या कुछ प्रेशर है या कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन मैं जानना इन सब चीज के पीछे क्या है? डिसअपॉइंटमेंट है तो क्यों है? स्टिग्मा है तो क्यों है? अगर किसी को लगता है कि हम तो बेकार है, मेरा कोई मतलब ही नहीं है तो ये क्यों है? ये सोच ही क्यों है? जी मुस्तफा जी। देखिए, पहली बात, जैसे अभी फारूक साहब भी कह रहे थे कि इजी अवेलेबिलिटी के मल्टीपल लाइक सोर्सेज हो सकते हैं। एक तो लाइक वी लिव इन अ सच एरिया जहां पे हमारे मल्टीपल बॉर्डर्स हम शेयर करते हैं। एक तो वहां से भी दैट्स वेरी मच ट्रू कि वहां से भी आता है, बट ऐसा भी नहीं है कि हमारे इस रियासत में वी हैव आइडेंटिफाइड, ऐसा भी नहीं है कि हमें नहीं पता, वी हैव आइडेंटिफाइड लाइक जियोग्राफिकल प्लेसेस जहां पे इसकी बाज़ाब्ता कल्टीवेशन हो रही है। बट आज मैं आपके प्रोग्राम की वसादत से जरूर कहना चाहूंगा कि वी हैव सीन ए टोटल शिफ्ट फ्रॉम द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कि अब वो कैसे इस चीज को डील कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि एक साल पहले कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि पीएसए के अंडर किसी एनडीपीएस एक्ट के अंडर किसी बंदे को जो इसकी कमर्शियल एक्टिविटी करता था उसको कभी पीएसए नहीं लगता था। मगर आजकल के जमाने में पोस्ट लाइक 370 अब आप देखेंगे कि हर रोज एक एक बंदा आपको ऐसा मिलेगा जिसको पीएसए। सो एक जो शिफ्ट हुआ है पुलिस का कि जो उन्होंने एक अपना अटेंशन टुवर्ड्स द लाइक इजी अवेलेबिलिटी और मार्केट चेकिंग का भी उनका एक फोकस रहा है। वी वेरी अप्रिशिएट द कंसर्न ऑफ द पुलिस। अब यह है कि हमने भी लाइक अब जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, कोई ऐसा हमारा भाई हो या बहन हो जो बाय वे ऑफ मेंटल इलनेस इसका शिकार हो रहा हो, तो उसका जो अप्रोच होगा वो हमें सबसे पहले उसको रिलीफ देने की जरूरत है, चाहे वो साइकोलॉजिकल रिलीफ हो, साइकेट्रिकल रिलीफ हो। रिलीफ के बाद क्या है कि उसको रिहेबिलिटेट भी करना है। और हमने ये देखा है कि जैसे अभी डॉक्टर साहिबा भी फरमा रही थी कि अब एटीएफ सेंटर्स हो या ड्रग एडिक्शन सेंटर्स हो, एक स्टिग्मा हट रहा है, लोग लाइक सर्विसेज अवेल कर रहे हैं। बट एक चीज कंसर्न में जो आप डिस्क्लोज करना चाहूंगा यहाँ पे कि सोशल रीइंटीग्रेशन में हमें प्रॉब्लम आ रही है। जब ये हमारे बच्चे फिर अपनी फैमिलीज को या अपनी सोसाइटीज को रुक करते हैं, वहां पे इनको ऐसे ऐसे नामों से पुकारा जाता है, फिर वो उन जैसे अलकाब से जाए किसी बंदे को जो सब्सटेंस अब्यूजर कल तक रहा हो और कल की डेट में रिहेबिलिटेशन के बाद हम उन्हें चर्सी या शराबी के नाम से पुकारें, और ये चीजें ट्रिगर करती हैं उस चीज को फिर दोबारा इन सब्सटेंस को यूज करने के लिए। सो एज ए सोसाइटी लेवल पे एज ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पुलिसिंग का भी लाइक सबसे ज्यादा रोल जो लाइक इसकी कल्टीवेशन का हो या इसकी चेकिंग का हो वो पुलिस पे आयद होती है। सो गर्ज कहने का ये है कि हमने अपने घरों से स्टार्ट करना है, क्योंकि हम विद इन द फोर वॉल्स तो हम पुलिस की जुरिसडिक्शन में नहीं हमें आते। अपने घरों से स्टार्ट करना। एक बड़ी बात यहां पे है, एक दो तीन चीजें सामने आ रही हैं कि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ दीज स्टफ्स हमें अपने घर से शुरुआत करना है, और हम दूसरे को अगर कोई बीमारी है उसे एक बीमारी मान ले, उसे कोई स्थिति मान ले, तो उसको अब ये ना समझे कि उसको हो गया तो भाई हम तो ठीक है। अगर हम उसे नहीं समझाएंगे या माहौल ऐसा नहीं बनाएंगे तो कल हो कि हम खुद भी या हमारे लोग उससे मुलविस हो सकते हैं। मैं आपके पास आना चाहता हूं डॉक्टर शहनाज भट्ट, फैमिली के अंदर किस तरह के हालात बन रहे हैं कि ऐसी वाकयात सामने आ रहे हैं? ये युवा लगातार क्यों उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं? एक तो आपने फैक्टर बताया था कि इजी अवेलेबिलिटी, दूसरे और क्या रीजंस आपको केस स्टडी से पता चला है? फैमिली में बहुत से फैक्टर्स हैं सर। मैंने सबसे पहले बोला कि अगर पेरेंट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लगातार और हस्बैंड वाइफ में किसी तरह का मैरिटल डिस्कार्ड है, तो वो एक बच्चे के जहन पे एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का एक रीजन बनता है, और उस स्ट्रेस से डील करने के लिए वो कहीं ना कहीं इन फॉल्टी मैकेनिज्म्स की तरफ चला जाता है। दूसरा प्रेशर, एकेडमिक्स का प्रेशर, जो कंपटीशन है, कभी कभी बच्चा उस कैलिबर का नहीं होता जो उसके पेरेंट्स की उससे एक्सपेक्टेशंस होती है, तो वो भी उसे लैंड करवा देता है कहीं ना कहीं एक रेस्क्यू की तरफ, जिसमें वो एडिक्शन का सहारा लेता है अपने आप को उस स्ट्रेस से निकालने के लिए। उसके बाद मैंने कहा कि बहुत परमिसिव टाइप ऑफ पेरेंटिंग भी कि कुछ घरों में है जहाँ पे पेरेंट्स बहुत बिजी है और वो अपने बच्चे को वक्त नहीं दे पाते,
और बच्चा एक लोनलीनेस से जी। हैंडल करने के लिए मुझे लगता है कि डॉक्टर शहनाज ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो थोड़ा अर्बन है नेचर में, रूरल एरियाज में क्या है? रूरल एरियाज, अब जहां तक अवेलेबिलिटी की बात है तो रूरल एरियाज में भी ये सारी चीजें पहुंच चुकी हैं और स्ट्रेस वाले जो फैक्टर्स हैं वो रूरल एरिया, पेयर प्रेशर एक बहुत बड़ा मसला है। जैसे रूरल एरियाज में भी बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं कि जिस तरह से शहरी बच्चे चल रहे हैं, Right. और अगर उन्हें लगता है कि हम इस चीज में नहीं है तो दे फील दैट दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ द क्राउड। और सोशल मीडिया का इतना इफेक्ट है कि वो भी जस्ट वांट टू बी ए पार्ट ऑफ क्राउड और वो भी कूल दिखना चाहते हैं, और इस स्टेज पे पेयर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो भी फॉलो करते हैं अपने दोस्तों को या जिस तरफ से भी ये चीजें जी। उनकी तरफ से आती जी। हैं। डॉक्टर राकेश बंसल, थोड़ा संक्षेप में चाहूंगा कि नक्शल में मुझे आप ये बताएं कि ये बीमारी है तो हमने मान लिया, इसका इलाज क्या है बड़े लेवल पे? जी, अगर हम देखें ये बीमारी है, इसमें कोई शक नहीं। एडिक्शन इज ए मेंटल इलनेस, इट इज ए क्रोनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज। ठीक है, क्रोनिक लंबी चलती है, बार बार होने का डर रहता है और इसमें ब्रेन में स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंजेस आते हैं। तो बीमारी है, इलाज लेकिन एक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं हो सकता, सिर्फ काउंसलिंग से भी नहीं हो सकता। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन। आप जैसे हम अपने घरों में अगर आप देखेंगे तो कई बार हमें लगता है एक बच्चा है, पहले अच्छा एकेडमिक्स चल रहा था, सबसे मिलजुल रहा था, बातचीत हो रही थी, अच्छा था, आजकल वो अलग अलग रहने लगा है, खाना साथ में खा रहा है, नींद कम होगी, ज्यादा होगी, गुस्सा कर रहा है, झगड़ा ले रहा है, उसके बदल गए हैं। तो आइडेंटिफिकेशन पहले करनी बड़ी जरूरी है फैमिली में। लेकिन फैमिली, हम एज ए फैमिली मेंबर्स हम डिनाइल में रहते हैं, हम कहते हैं नहीं हमारा बच्चा नहीं कर सकता। ये डिनाइल हटा के हमें पहले सोचना है कि बच्चा हमारा भी इन्वॉल्व हो सकता है। दूसरा, उसको रिडिक्शन सेंटर्स या साइकेट्री काउंसलिंग सेंटर्स जो अवेलेबल है, गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में ATF खुले, वहां पे अवेलेबिलिटी है और आप वहां लेके जाइए। हमारे पास ड्रग्स हैं। तो ऐसे कई सारे इश्यूज हैं, माज़रत चाहूंगा वक्त की थोड़ी कैद रहती है, हालांकि एक ऐसा विषय है कि इस पर बहुत लंबी और बहुत संजीदा और बहुत तफसील से गुफ्तगू होनी है और शायद आगे भी हम इस पर करते रहेंगे प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप तमाम मेहमानों का। एक बहुत बड़ा ये जो है एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये बहुत बड़ा इससे नुकसान हो रहा है समाज को, समाज का जो की परिभाषा उस पर वो उसे विखंडित कर रहा है। लेकिन दो फैक्टर्स है मोटे तौर पर, एक तो कि इजीली अवेलेबिलिटी वो कैसे होती है, इस पर चेक करना होगा। दूसरा यह कि समाज में इसे हम कैसे देखें, अगर किसी कोई इसके लत में है तो उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा हो और कैसे इसको हम सब जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करें और उसको उपचार के लिए भेजें। बहुत शुक्रिया, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया।